इन लोगों के बीच में भी होगा ना भाई, आपसी खींचतान की कौन नेता के करीब है। अब सागरिका बिल्कुल घोष की बिल्कुल। एंट्री हुई है, महुआ मोइत्रा वहां पहले से हैं, डेरिक ओब्रायन है वहां पर। इसके पहले एक मित्रा जी हुआ करते थे, वो मित्रा जी पता नहीं गायब हो गए हैं, बीमार हैं बहुत, हम्म CII हम्म। के जो पहले थे यहाँ पे, तो वो जी। अब वो गायब हो गए हैं। तो इन लोगों के बीच में भी खींचतान, इधर कीर्ति आजाद अब पता नहीं अपना अलग बिगुल बजा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा अलग हैं। तो शत्रुघ्न और कीर्ति तो हमको लगता है कि डायमंड वाले गैंग से वो ममता जी के साथ होंगे, अभिषेक ये के वो साथ नहीं ममता जी होंगे वाले, पार्टी। वो ममता जी जो पुराने नेता हैं वो ममता जी वाले हैं, जो कभी लोकसभा में रहे, जो कभी राज्यसभा में रहे, क्योंकि ममता जी ओल्ड पार्लियामेंटेरियन भी तो है, ये हम भूल जाते हैं। हाँ तो जो भी उनका पार्लियामेंट का गैंग है वो देखिए, अभिषेक बनर्जी की राजनीति नहीं है, वो 15 साल से नहीं जुड़े, वो एक्टिव है केवल 10-11 साल से, तो वो जल्दी कैप्चर करने के मूड में है और ममता जी की एज का फायदा उठा रहे हैं कि वो अलर्ट नहीं रह पाती हैं, वो बीमार भी रहती हैं, वो बीच बीच में गायब भी हो जाती हैं। तो वहां पे अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली वाला गैंग है उसके थ्रू टेक ओवर होने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल खास चुनाव आदमी, जैसे सागरिका घोष के लेने से आपके पास एक तरह से राजदीप सरदेसाई भी आ जाते हैं, और देखा भी है राजदीप सरदेसाई चैनलों में बैटिंग करेंगे उनके लिए, बाय उनकी बात को बाय वन गेट वन फ्री है। बाय वन गेट वन फ्री है बिल्कुल। तो जब आप सागरिका को लेते हैं तो साथ में आपके पास राजदीप और इतना बड़ा चैनल आ जाता है, तो पता नहीं जो चैनल के मालिक है वो मतलब हम जो समझते ही होंगे, राजदीप सीधे सीधे बैटिंग करते हैं टीएमसी के लिए, सीधे सीधे इस तरह के अब प्रश्न पूछते उन्होंने हैं। अब उन्होंने एक दुकान सोशल मीडिया पे खोल लिया है अपना, और वहां पर आकर के अब वो बैटिंग करते रहते हैं अपनी पत्नी के लिए या अपनी पत्नी बिल्कुल की बिल्कुल। पार्टी की। हाँ ठीक है, देखिए पत्नी के लिए बैटिंग करना ठीक है, लेकिन एक बड़े चैनल के साथ रहना, वो चैनल कैसे उसको समझता है कि वो बिल्कुल प्राइम टाइम में राइट। लेके बैठ के एक एक बिल्कुल एक लाइन लेते हैं। हो सकता है भी हर 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 पत्रकार की एक लाइन होती है, हर हर चैनल की एक लाइन होती है, लेकिन राजदीप तो उस लाइन के बिल्कुल ब्रिटेंड निकल जाते हैं, वो आपको पता लगता है कि वो मतलब प्रवक्ता कौन है और एंकर कौन है, वो भेद ही खत्म हो जाता है। तो हाँ, तो अब जब आप सागरिका को लेते हैं तो ये भी फायदा होता है, तो इस तरह के लोग वो पोच करते रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे ही रिजल्ट आ गया उसके बाद दो तीन चेहरे हैं। एक तो रिजू दत्ता हैं, आपने सुना होगा, स्पोक्स बिल्कुल पर्सन है। बिल्कुल, मैं बहुत बार उन्होंने डिबेट करी। अब 360 टर्न कर लिया है। पहले वो धमकी दे रहे थे, और वो जी। उन्होंने अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी कि तुम जब लौट के यूपी जाओगे तो जहां भी रहोगे हम FIR करके हम तुमको खींच के लाएंगे। अब वो माफी मांग रहे हैं, पब्लिकली माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं वो मेरा पार्टी लाइन था, मुझे माफ कर दो। और हम्म अभी वो जहांगीर खां कहाँ गायब हैं? अभी खबर आई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। खुद हम्म। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 तारीख को शाम 4 बजे के बाद तुम्हारे आका नहीं आएंगे बचाने के लिए। किसका बाप आएगा दिल्ली से, एग्जैक्टली ये लाइन थी उनकी, अभिषेक बनर्जी की हाँ। लाइन थी, मैं देखता हूँ 4 तारीख को दिल्ली से किसका बाप आएगा। ये राजनीतिक एक हाँ। एमपी की लाइन है, ये शब्द देखिए आप। और उन्होंने उनके हम्म। उनके शब्द क्या थे अभिषेक बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लिए कि पिछली बार तो हम हार गए थे और हमने कुछ नहीं किया आपका, मतलब नहीं तो हम आपकी मतलब लाल कर देते आपको पीट पीट के, है ना, हमने कुछ नहीं करा, हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, इस बार 4 तारीख को देखेंगे किसका बाप दिल्ली से आता है। ये उन्होंने बंगाली में, मैंने ट्रांसलेट करवाया लोगों से, शब्द शब्द ये कहा था। और आपने बिल्कुल कहा, रिजू दत्ता ने जब उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कहा ये बच्चा, हमने तो उसे डिबेट में रहते थे, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, हाँ। किस मतलब एक पुलिस नेता के खिलाफ, तो फिर भी एक पुलिस ऑफिसर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक आदमी के खिलाफ इतनी जोर से बड़ा आईपीएस ऑफिसर है अजय पाल शर्मा, डीआईजी रैंक के ऑफिसर है, हमारे यहाँ यूपी में सम्मानित ऑफिसर है वो, बड़े बड़े जिलों में रहे हैं, रामपुर में, जौनपुर में, इस समय प्रयाग में पोस्टेड थे वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के फॉर्म में, 2010-2011 बैच के ऑफिसर है। उनके खिलाफ अजय पाल शर्मा तुझको खींच के लाएंगे, खदेड़ के लाएंगे, क्या भाषा है ये। तो लेकिन एकदम से वो पलट गए, कह रहे ये तो मैंने पार्टी दफ्तर में, पार्टी के बैनर के सामने, पार्टी की स्क्रिप्ट, पार्टी की लाइन लेके बोला था, अब मुझे पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है, मेरा अजय पाल शर्मा से कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए बंगाल में लगा दिया गया है। तो अच्छा। हाँ, अजय पाल शर्मा को डिप्यूट कर दिया गया है यूपी से हटा 5 साल के लिए? 5 साल के लिए डिप्यूट कर दिया गया, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अरे देखिए बाप रे। योगी सरकार ने तो अभी ट्रेन कर दिया अभी योगी उन्होंने सरकार। और भी 360 में और आगे कहा। हाँ जी जी, उन्होंने क्या? कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने, मैं उनको शुभेंदु अधिकारी को सैल्यूट करता हूं, रिजू दत्ता कह रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल बोला। मैं नए मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं के बलि को बचा लिया और उनके घर को जलने से बचा लिया। क्योंकि कह रहे हैं वो कि जिस दिन वो जो उनके पीए की हत्या हुई है उसके बाद अगर शुभेंदु अधिकारी एक कॉल दे दिए होते एक तो कॉल में पूरे बंगाल में आग लग गई होती।
देखिए कई बार क्या होता है, भाजपा के साथ जो चीजें होती हैं वो अगर आप इसका अपोजिट हो जाता, मतलब वो केवल पीए नहीं था, वो बहुत लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ, और वो पढ़ा लिखा यस बालक है ना। यस और वो ऐसा नहीं कि वो ऐसा साइड जूनियर उनका सोशल मीडिया का हैंडल देखता है, वो उनका खास पीए हाँ है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में लंबे समय से उसके साथ है। उसकी पॉइंट ब्लैंक पे गोली से हत्या हो जाना छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ये यस रजिस्टर भी क्यों आती है फॉर सम रीजन, रजिस्टर होती है, हाँ अच्छा उनका पीए मर गया, ये अगर किसी और के साथ होती, आपने बिल्कुल ठीक है, इसके लिए तो मतलब कॉल देने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको भाजपा कैडर को, लीडरशिप को सल्यूट करना पड़ेगा उनके रिजोल्यूट के लिए, उनके रिस्ट्रेंट के लिए, क्योंकि इसमें तो बंगाल में आग लगने का कोई मतलब कारण सीधे सीधे है। भाई आपने जो मुख्यमंत्री बनने वाला है, अब तो बन भी गया, उसके खास व्यक्ति को आपने गोली पे मार दिया। ये तो तब है जब आप चुनाव हार जाते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं अगर टीएमसी, तब सोचिए इस बार का पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता, क्योंकि भाजपा की सीट तो आती आती, मान लिया 20-30 सीट कम रह जाती वो, और सरकार इनकी बन जाती सब, फिर तो ये इनका पॉलिटिकल वायलेंस का तरीका यही है। बिल्कुल, मैं तो इसको इस्लामिक तरीका बोलता हूँ। इस्लामिक तरीका क्या होता है, एक आदमी गला काट दो और पूरे देश में चिल फैल जाएगा, अगला आदमी निकल ही नहीं पाएगा, घर से निकल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल इस्लामिक तरीका था, तो बिल्कुल ठीक इनका था। दुस्साहस देखिए, जबकि इनको पता है कि भाई जिसको हम मारने जा रहे हैं उसका आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, फिर भी दुस्साहस देखिए सर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अलग लेवल है, और इसको उसी तरह से डील भी करा जाना चाहिए। नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल कार्यकर्ता को कुछ नहीं टीएमसी के, लेकिन जो इस तरह के गुर्गे हैं, जो इस तरह के गुंडे एलिमेंट हैं, जो सिंडिकेट चलाते हैं, उनको तो पकड़ पकड़ के उनके अगेंस्ट में केसेस भी एकदम मिल जाएंगे। भाई योगी आदित्यनाथ को आसानी क्यों होती है, जो भी सारे ये जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे, इनके सीधे केस मिलते हैं, सीधे इलीगल जमीन मिलती है, एक नोटिस लगाते हैं, बुलडोजर से उनकी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो भी इलीगल इमारतें, उनको तोड़ देते हैं। तो इनकी आपको जो भी आर्थिक तंत्र है उसको तोड़ना पड़ेगा, वही बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल क्या है, गुंडों के आर्थिक तंत्र को तोड़ना है इस बुलडोजर मॉडल, जो इलीगल अच्छा जमीन पे ये बना है, बिना परमिशन के बना। अच्छा, महुआ मोइत्रा ने देखिए कहा कि मिस्टर मर्डरर होम मिनिस्टर को कहा, और कहा कि गुंडा ऑलवेज ए गुंडा रिमेन ए गुंडा, गूंस ऑलवेज ए गूंस, फिर कहा कि तड़ी पार। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होम मिनिस्टर के लिए वो कर रही है महुआ मोइत्रा। क्या महुआ मोइत्रा सागरिका घोष, तो खैर इस तरह का स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, हो सकता है पता नहीं किस तरह से बोलती है। नहीं, सयानी हाँ, जुबान, सयानी घोष तो गीत वीत गाती है, दिल में मदीना और मक्का कुछ इस टाइप का गाती है। लेकिन क्या ये लोगों की दुकान अब बंद हो गई या होने वाली है, या ममता इन लोगों को किनारा करेगी? और मेरे क्या ख्याल से सागरिका करेंगे। बाहर में आकर के बोलेंगी कि उनके साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या वाकई में पिटाई हुई है? देखिए, अब मैंने तो सुना था, ये तक भी हुआ कि उनसे राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि अब देखिए ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी आप खुद सोचिए लॉजिकल क्या है, नेक्स्ट क्या है कि उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, जिससे उनकी प्रेजेंस दिखे। नहीं तो वो ना तो वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, वो तो बंगाल असेंबली में भी नहीं दिखेंगी, तो जैसे ही आप गायब होते हैं, आप गायब हो जाते हैं। तो राज्यसभा उनके लिए एक अच्छा बैटल ग्राउंड है, जहां पे वो मोदी सरकार को गाली देती रहे, बंगाल सरकार को गाली देती रहे, तो उसके लिए राज्यसभा जाना चाहेंगी वो। तो उसके लिए सुना, कहा गया कि इमीडिएट जाने के लिए, अगली सीटें जब आएंगी सागरिका से ड्रॉप करने के लिए कहा गया, और वहीं से विवाद हुआ, जहां पे सुना छीना झपटी, चिल्लम चोट, मारा पीटी भी हुई, ये सुनने में आता है। और इस तरह के जो सबसे एलिमेंट्स हैं, कमजोर पड़ी सागरिका ही थी क्या? ये बात तो वो कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई पॉलिटिकल वेट नहीं है ना, उनका ऐसा कोई पॉलिटिकल वेट नहीं है, उनको केवल राजदीप के लिए या फिर थोड़ा मीडिया में प्रेजेंस के लिए, दिल्ली में प्रेजेंस के लिए लिया गया था, लेकिन उतनी यूटिलिटी नहीं है। वो तो आप किसी भी पीआर एजेंसी को हायर करके कर सकते हैं, तो और उससे कुछ फायदा हो नहीं पाया, जो उन्होंने बैटिंग करी उससे कुछ फायदा हो नहीं पाया, तो वो सागरिका कमजोर कड़ी है, उनको हटाना। उनकी ना तो बंगाल में ऐसी कोई बड़ी ग्राउंडिंग है, बंगाल में वो 5 लोग इकट्ठा कर लें और एक कार्यक्रम कर लें तो बड़ी बात है। तो हाँ, वहां पे हुई। और आपका जो मूल प्रश्न था वो क्या था, मैं भूल रहा हूँ, ये जो जब हम इस बात पे आए, हाँ, आपने महुआ मोइत्रा पे कहा, तो महुआ मोइत्रा जैसे कैंडिडेट जो लाउड माउथ है, जो क्रिएट कुछ करते नहीं है और नुकसान ज्यादा कर देते हैं, आप होम मिनिस्टर को बोल रही हैं आप तड़ी पार हैं, आप गुंडा हैं। और देखिए इन सारे लोगों ने, जितने भी अंग्रेजी टाइप हैं, मतलब ये लोग रात में सोते कैसे होंगे आशुतोष भाई, इन्होंने संदेश खाली में शहनशाह के जितने कुकर्म है उसको दिल्ली में अंग्रेजी में जस्टिफाई किया। और उसके कुकर्म क्या थे, अगर आपने उन महिलाओं की टेस्टिमनी सुनी हो, आप हिल जाएंगे। मतलब ये 2024-2026 का भारत है क्या, कि जहां पे कहा जाता था जो शादी जो होके आई है लड़की, वो पहले मेरे घर आएगी, ये कहता था शहनशाह जाज। मतलब वो सड़कों पे कहता था, मैं बांग्लादेश का हूं, उखाड़ सको तो उखाड़ लो, मैं बांग्लादेशी हूं, उखाड़ सको तो उखाड़ लो, मैं तो बांग्लादेशी लेके आऊंगा, उनको वोटर बनाऊंगा।
ये वो पब्लिक मीटिंग में माइक पे बोलता था, मतलब आप दुस्साहस का दिनों देख रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मेरे बाप की सरकार है, क्या कर लो। तो एक नहीं, कई महिलाओं ने टेस्टिमनी दी है कि क्या होता था कुकर्म उनके साथ वहां पर। तो ऐसे नहीं फोट हुआ, और उसको भी ममता बचाती नहीं, बचाती नहीं, बचाती नहीं, जब तक बिल्कुल ही शिकंजा नहीं आ गया उनके मुंह पे। तो इनके तो सबके केसेस खुलने चाहिए, समझ में आना चाहिए। बंगाल जो एक इंटेलेक्चुअल जगह है, जैसे मैंने कहा भी, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों बंगाल से आता है। बंगाल से जो साहित्य आता है, टैगोर की धरती है, बोस की धरती है, बंकिम चंद्र की धरती है, एक से एक विद्वानों की धरती है। तो वो जो विद्वानों वाली इमेज थी, जो बहुत सारे लोगों से बात करते थे हम दिल्ली में, उनको शर्म आती थी कि बंगाल की हमारी इमेज क्या हो गई है, हम लोग क्या थे और इस समय क्या इमेज हो गई है। तो वो इमेज मेरे ख्याल से वापस आनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल बंगाल है। और जो 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 कैपिटल गेन हो सकता है, पोर्ट की एक्सेस है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो पूर्वांचल है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल भाग हो, उसकी गरीबी के कारण बंगाल है, क्योंकि आपने सारा धंधा ही बंद कर दिया हुआ। बंगाल भाई कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता, अंग्रेजों की, उसका इनहेरेंट एडवांटेज था, लेकिन वो सब खो दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर लेफ्ट ने, फिर ममता ने। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का वापस आना, इन्वेस्टमेंट का वापस आना, जो भी एडवांटेज है कलकत्ता की, उसको यूज करना, मेरे ख्याल से हमने 3-4 साल में बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत का एक अनफल होता हुआ देखेंगे हम। अच्छा, एक और कहानी है कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जमीन नहीं देना, जगह नहीं देना, ये कितना बड़ा अपराध है। तो देखिए, जो हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है आशुतोष भाई, वो बड़ा पोरस है। मतलब आपने कई मल्टीपल वीडियो देखे होंगे, बच्चे छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कूद के, देखो मैं भारत में आ गया, देखो मैं बांग्लादेश में आ गया, देखो मैं भारत में आ गया, मतलब इधर उधर है बिल्कुल। वो कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूं, उनके घर जाती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ। इस तरह का पोरस बॉर्डर है। अब पोरस बॉर्डर से दिक्कत क्या होती है, घुसपैठिए आते हैं, गाय मवेशियों की चोरी होती है, आतंकवादी भी घुसते हैं। तो जैसा नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर हुआ करता था, ऐसा पोरस बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। लंबा बॉर्डर है, उसको बाउंड्री बनाना मुश्किल काम है, लेकिन बाउंड्री बनाने के सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन पे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लैंड जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अगर अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री को वहां पे बॉर्डर फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए लैंड को ममता जी से मांगनी पड़ेगी। तो ममता जी लैंड नहीं देती, क्योंकि उनके लिए तो फायदे का सौदा था वो बांग्लादेश से लाना। तो अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारा, मेरे ख्याल से कुछ ही सालों में वो जो पोरस बॉर्डर है वो हमारा होगा। पहले तो देखिए, हमने देखा बीच में जब एसआईआर हुआ, तब एक बड़ी संख्या में एक्सोडस हुआ, वापस गए लोग। और अब जैसी सरकार चली गई, उनके सरपरस्त चले गए, उनके आका चले गए, उनके गली गली के जो दादा हुआ करते थे, दादा का दौल जो मैंने कहा, वो चले गए। तो आपको ये बड़ा एक्सोडस दिखेगा, और जो नई एंट्री है वो होने से रुकेगी। अगले कुछ ही सालों में, मुझे लगता है कुछ ही महीनों, कुछ सालों में ये काम वॉर फुटिंग बेसिस पे होगा। और देखिए, बंगाल मुख्य धारा में जुड़ेगा। बंगाल बिल्कुल एक रिपब्लिक ऑफ बंगाल की तरह चला रही थी दीदी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2019 में पीएम किसान स्कीम आई, याद होगा आपको, है ना? 2000 रुपए 3 बार दिए जाएंगे, 6000 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, बड़ी पॉपुलर स्कीम हुई। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सारी स्टेट गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसानों का डेटा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसान वेरीफाई कर नहीं सकती स्टेट में जाके। दीदी ने 2 साल का डेटा नहीं दिया। 2019 में, 2020 में, 2021 के आधे तक उन्होंने डेटा नहीं दिया। जब वो 2021 का चुनाव जीत गई, तब उन्होंने किसानों का डेटा दिया। उनका ये मत था कि अगर मैंने डेटा दे दिया किसानों का, किसानों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, मोदी का एसएमएस आएगा, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी 2021 का चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन किसान मेरे भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2 साल का एरियर भी दिया और 21 से पैसे भी देने शुरू कर दिए। इस तरह से वो बंगाल को चलाती थी कि आयुष्मान नहीं चलेगी, ये स्कीम नहीं चलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम, जिससे पूरे भारत का विकास हुआ है, जो इतनी सुंदर स्कीमें हैं, वो स्कीमें बंगाल तक नहीं पहुंच पाती। तो वो एक मुख्य धारा में जुड़ेगा। और वो देखती है, देखिए, जब योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ नहीं जाते हैं, वो दिखाते हैं एक सशक्त मुख्यमंत्री। आपको भी ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है, आपको भी सड़कें, एयरपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मिल सकता है, वो दिखता था। तो मेरे ख्याल से वो बंगाल की जनता ने देखा और वोट किया, और अब वो होने भी जा रहा है। शांतनु भाई, आपने जो किताब लिखी है, आखिरी सवाल में पूछ रहा हूँ, आपने जो किताब लिखी है उसमें जाहिर है एक मॉन्क चीफ मिनिस्टर बने, और फिर उनका जो मॉडल है वो सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को, जहां की जुडिशियल सिस्टम में दिक्कत हो और लंबा समय लगे न्याय पाने में, और साफ दिखे कि यहाँ अपराधी है, तो उस पर क्या करना, उसको त्वरित
न्याय देने की प्रक्रिया उन्होंने योगी ने निकाली, जो जनता के बीच में विश्वास पैदा किया। ऐसा नहीं किया, उसमें हो सकता है 1-2% कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने न्याय में लोगों का भरोसा बहाल करवा दिया। जी। अब आपकी ये किताब बंगाल में कोई मॉडल बनेगा और जल्द से जल्द आपकी किताब को हूबहू वो अपने जीवन में उतारेंगे और कुछ एक्शन होगा। अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, रिजू दत्ता ने तो माफी मांग लिया, शहनशाह शेख जेल में हैं, जहांगीर खान पकड़ाएंगे, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो वहां से जो अवैध हथियार की तस्करी है, नकली नोट का तस्करी है, फिर ड्रग कार्टेल है, उस सब पर लगेगा विराम। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरे देश में योगी मॉडल पहले पूरे देश में एक बड़ा मॉडल हुआ करता था, गुजरात मॉडल। वो इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल था। वहां गुंडागर्दी की दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल था कि कैसे सड़कें अच्छी करी जाए, कैसे इंटरनेट और बिजली दी जाए, कैसे सुविधाएं दी जाए कि इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट के लिए जो जमीन है वो तैयार करी जाए, इन्वेस्टमेंट अपने आप आए, क्योंकि भारत कंज्यूमर इकोनॉमी है, बहुत सारी कंपनियों का आना ही आना है, बहुत सारे कंज्यूमर हर जगह है। तो वो नरेंद्र मोदी ने सेट किया कि अगर एक इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन आ जाए तो आप चेज करिए उसको, इन्वेस्टर्स को ना चेज करना पड़े, आप चेज करिए। वो एक मॉडल बना, गुजरात मॉडल। फिर जो इस तरह के देश है, जो बीमारू प्रदेश थे, उसके लिए एक नया मॉडल बनाया योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ जिसको हमने यूपी मॉडल, योगी मॉडल का, जहां पे बेसिक यही था, कोई इलेक्ट्रिसिटी दूंगा मैं, रोड दूंगा मैं एयरपोर्ट दूंगा मैं, लेकिन सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे दूंगा मैं। क्योंकि आप अगर प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आएगा, उसका पैसा, उसका एम्प्लॉय, उसके एसेट, उसकी इंडस्ट्री सेफ नहीं। और जहां पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिनको जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए था या परवरदिगार के पास होना चाहिए था, वो विधानसभा और लोकसभा में। हर जिले में दो ऑर्गेनाइज माफिया हुआ करते थे आशुतोष भाई। पता था आपको कि नोएडा में आपको किडनैपिंग माफिया मिलेगा, मेरठ में कार चोरी माफिया मिलेगा, बुंदेलखंड में सैंड चोरी माफिया मिलेगा, कहां पे प्रयागराज के पास चीटिंग माफिया मिलेगा। ऐसे हर जगह इंस्टीट्यूशनल माफिया थे, जिसके पास 50-100 के गुर्गे थे, जिनके पास जर्मन राइफल, रशियन राइफल हुआ करती थी। ऐसा ये उत्तर प्रदेश था। इसको कैसे बिल्कुल मेथोडिकल तरीके से लिस्ट करके, एसटीएफ बना के, एक को केस करके, एक को इंडाइट करके, 2 साल जो लगे 2017-18 केवल इसी में लगे। ह्यूमन राइट्स के केस हुए योगी आदित्यनाथ की पुलिस के ऊपर, एक केस को लड़ा गया, एक केस में भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस गलत नहीं मिली। तो ये मॉडल आई थिंक पहले 2 साल शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किल होंगे, और उसके लिए जो बिल्कुल जिसे कहते हैं टाइट फिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए प्रकाश सिंह जो हमारे डीजीपी रहे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ली कुआ से कंपेयर करा। ली कुआ कौन है? उन्होंने सिंगापुर एस्टैब्लिश किया मलिक कैसे निकाल के, और उनकी यूएसपी ये थी कि उन्होंने टाइट फिस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यूज करा। आज ली कुआ स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हार्वर्ड से लेकर सिंगापुर तक पढ़ाया जाता है, और उससे उस ली कुआ से कंपेयर किया योगी आदित्यनाथ को कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो फिर स्टेट का फायदा क्या है भाई। आपका बिजनेस, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप ऑनर ना कर पाए तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम भी वही है। तो पहले 2 साल उनको योगी आदित्यनाथ मॉडल, मतलब कि सख्त लॉ एंड ऑर्डर, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपकी पार्टी का है, चाहे वो दूसरी पार्टी का है, चाहे आपको इसका फोन आ गया, चाहे उसका फोन आ गया, उसको जेल जाना ही होगा। उसको लॉ एंड ऑर्डर की जो दीवार है वो फेस करनी ही पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से अपहिल टास्क है शुभेंदु अधिकारी के लिए। लगते तो रिजोल्यूट है वो उनकी बातों से, और उनके पास अब किताब भी पहुंच गई है, तो मेरे ख्याल से लाइटर नोट, लेकिन लंबा जीवन रहा है। वो कोई नए राजनीतिज्ञ नहीं है, लंबा जीवन रहा है उनका। 4 बार के विधायक, 2 बार सांसद भी रहे। मैं कहता हूँ जो लोग संसद विधानसभा में जाते हैं वो सशक्त होते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ एक यूएसपी है, वो शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो 19 साल पार्लियामेंट में रहे, 5 बार संसद में रहे। क्या लॉ है, कैसे बनता है, कैसे पास होता है, क्या बड़ी डिबेट्स है देश की विदेश की, उसके हिसाब से जब प्रदेश गवर्न करते हैं तो बहुत सशक्ति से, ताकत से कर पाते हैं। तो शुभेंदु के पास भी वो ताकत है। 2 बार सांसद भी रहे हैं मेरे ख्याल से, 4 और 9 में। तो मेरे ख्याल से वो पहले 1-1.5 साल उनके पास चैलेंजिंग होंगे, और उनको स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना ही होगा बंगाल में, जो बंगाल की स्थिति को वापस लाने की। और ममता बनर्जी सुपरसीड करेंगी या अभिषेक बनर्जी सुपरसीड करेंगे? देखिए हाँ, वो अनफोल्ड होगा कि ममता बनर्जी की क्या होता है जब बड़ी हार के बाद। देखिए जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनका जो ईंधन है वो है पॉलिटिकल जीत, वो है पॉलिटिकल सीट। एंड आपने देखा होगा शरद पवार मतलब लकवा मार गया, हालत खराब है, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनको जिंदा रखे हुए। तो जैसी पॉलिटिकल पावर जाती है इनके हाथ से, इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। इनकी आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की हालत कैसी रहती है, वो कितना अपने आप को मैनेज कर पाती है, उस हिसाब से दोनों में खींचतान होती रहेगी।
और ये भी आपको 6 महीने में अनफोल्ड होगा कि कौन पार्टी पे कब्जा कर पाता है। ये ममता की पार्टी रहेगी, लेकिन क्योंकि अभिषेक बनर्जी पॉलिटिकली वीक है, उनकी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं है जमीन पर, टीएमसी कैडर पे। वो केवल कंसल्टेंट के थ्रू या अंग्रेजी बोलने वालों के थ्रू, पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस नहीं है, तो उनकी पकड़ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ऐसी स्थिति में ममता के हावी होने की स्थिति ज्यादा बनती है अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। तो डायमंड गैंग भी इस हाशिए पर चले जाएगा, ये भी डायमंड गैंग जाएगा, पर डायमंड गैंग हाशिए पे जाएगा। इस तरह के लोगों की राज्यसभा दोबारा रिपीट नहीं होगी, लोकसभा में इनको टिकटें मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। लेकिन ममता का स्वास्थ्य, ममता अपने आप को कितनी जिजीशा से आगे रख पाती है, वो इसमें इंपॉर्टेंट निर्णायक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे समय बाद हम लोग स्क्रीन पर मिले हैं साथ में, अब उम्मीद करते हैं कि फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शांतनु गुप्ता जी, ये थे शांतनु गुप्ता जी, बंगाल से लौटे हैं। इनकी किताब भी पहुंच गई है शुभेंदु अधिकारी के पास। इन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है योगी जी के ऊपर, और उसके ऊपर फिल्में भी बन रही हैं, दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से जो इन्होंने असली बात बताई कि कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में टसल शुरू हो रहा है, और डायमंड गैंग जो है, डायमंड हार्बर गैंग, वो कैसे सुपर पावर का ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चलेगी नहीं। और सागरिका घोष की वास्तव में कोई खींचतान हुई है, बाताबाती हुई है, या हाथापाई हुई है, अब ये कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन खबरें आ रही हैं कि उनके साथ हाथापाई हुई है। बंगाल में अभी बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।